चल रही जंग से तीन बड़ी खबरें निकल करके आई। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला करने के लिए स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, रोक दिया। अमेरिका का साथ ईरान पर हमला करने में नहीं दिया। हालात ये हो गए कि अमेरिका को अपने जहाज लेकर बोरिया बिस्तर उठाकर स्पेन से भागना पड़ गया। दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। तीसरी तरफ ईरान का कहर अमेरिका और इजराइल पर युद्ध के तीसरे दिन भी जारी रहा। मिडिल ईस्ट में लगा हुआ अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम उड़ा दिया गया। ये रडार सिस्टम 5000 किलोमीटर तक कहीं भी उड़ान भरने वाली किसी भी मिसाइल को, किसी भी ड्रोन का पता लगा लेता था और अमेरिका को इसकी खबर देता था। इस रडार सिस्टम के ध्वस्त होने से अमेरिका की मिडिल ईस्ट में आंखें फूट गई। एक तरह से आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अंधा कर दिया है। और इसीलिए दोस्तों, इन मिसाइलों को रोकने में अमेरिका और इजराइल दोनों नाकाम हो रहे हैं। तुर्की, रूस, चीन जैसे कई देश युद्ध रोकने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है कि ना हमने युद्ध शुरू किया, ना हम युद्ध को रोकेंगे। ईरान के ऐसे तेवर देखकर जो ट्रंप कल तक ये कहते थे कि ईरान ने वैसा युद्ध नहीं लड़ा जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, अब वो ये कहने लगे हैं कि युद्ध कई हफ्ते तक चलेगा। पूरी स्थिति को और डिटेल में और बारीकी से, इस पर बारी बारी से समझने के लिए हम भरत जी के पास चलते हैं। ओवर टू यू भरत जी, दर्शकों को जरा डिटेल में आज की तीनों खबरों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझाइए। जी देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहले हेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन, अल जजीरा की ये खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट ये हेडलाइन है कि स्पेन रिफ्यूज टू लेट यूएस यूज बेस फॉर ईरान अटैक्स, यानी कि स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया यूएस को अपने बेसेस इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी ईरान पर अटैक करने के लिए। यानी ईरान पर अटैक अगर आपको करना है तो आप हमारे हवाई अड्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर कट। अल जजीरा के बाद द गार्जियन, दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्पेन डिनाइज यूएस परमिशन टू यूज ज्वाइंटली ऑपरेटेड बेस टू अटैक ईरान। ये द गार्जियन भी यहां पर लिख रहा है। और यूएस का जो एयरक्राफ्ट है वो नीचे आप देखिए यहां पर खड़ा हुआ है। इन एयरक्राफ्ट को यहां से उल्टे पांव भगाया गया है, लिटरली प्रज्ञा जी, भगाया गया है, यहां से हटाया गया है। कहां पर ये एयरबेस है? ये एयरबेस प्रज्ञा जी बेस नेवल दी रोटा नाम का एक जगह है। ये स्पेन का एयरबेस कहा जा रहा है और ये ईरान से थोड़ी ही दूरी पर यहां पर पड़ता है। ईरान यहां पर है, सीरिया, तुर्की, इस जगह पर इजराइल है यहां कहीं पर, और यहां से इस जगह पर ये अपने बेस बना रहे थे ताकि यहां से ईरान के पास जाने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन स्पेन ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया है कि आप हमारी जमीन का, हमारे नेवल बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये है वो बेस। देखिए यहां पर जहाज वगैरह प्रज्ञा जी ये देखिए खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल क्लियर कट स्पेन ने मना कर दिया कि हम आपको अपनी इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। और ईरान पर हमला करने के लिए तो बिल्कुल करने नहीं देंगे प्रज्ञा जी। और उसके बाद जो फ्लाइट रडार डेटा में देखा गया कि अमेरिकी जहाज वहां से भागते हुए नजर आए और वो जर्मनी की तरफ वहां से उनको भाग करके जाना पड़ा प्रज्ञा जी। यहां पर डेली मेल में भी वही, स्पेन डिनाइज यूएस परमिशन टू यूज द मिलिट्री बेस टू अटैक ईरान। यहां पर भी डेली मेल भी वही बात छाप रहा है प्रज्ञा जी, एक के बाद एक सभी अखबार। यूएस एयरक्राफ्ट लीव स्पेन, वही जो मैं बात अभी आपको प्रज्ञा जी कह रहा था। यहां पर ये रॉयटर्स के हवाले से खबर छापी गई है और रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है प्रज्ञा जी कि यूएस एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने स्पेन छोड़ दिया है आफ्टर इट रिफ्यूज यूज द बेस ऑफ ईरान अटैक्स। यानी कि स्पेन को छोड़कर, स्पेन की धरती को छोड़कर अमेरिकी जहाजों को उड़ना पड़ा, भागना पड़ा, जाना पड़ा। तुरंत वहां से जब मना किया गया तो अमेरिकी जहाजों को वहां से उल्टे पांव जाना पड़ा, निकलना पड़ा। भारतीय वेबसाइट्स भी है, ये भी भारत की जो सरकारी वेबसाइट है डीडी, उसके हवाले से आपके सामने है। यूएस एयरक्राफ्ट लीव स्पेन आफ्टर गवर्नमेंट सेज बेस कैन नॉट बी यूज फॉर ईरान अटैक। यानी हमारे बेस को आप ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसकी परमिशन नहीं देते हैं। और उसके बाद अमेरिका के जहाजों को यहां से निकलना पड़ गया है, जाना। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले अरमा, लेकिन
फिर भी कम निकले। और यहां पर वही हालात अमेरिका के साथ होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अमेरिका का साथ पहले ब्रिटेन ने छोड़ा और ब्रिटेन के बाद अब स्पेन ने छोड़ा। अमेरिका एक के बाद एक के बाद एक के बाद उन देशों से निराशा उसे हाथ लग रही है जिसे वो अपना कहता था, और जो नाटो के सदस्य थे जिनके बारे में उसको ये लगता था कि हर हाल में हमारा साथ देंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात अमेरिका कुछ दिन पहले कर रहा था, और यूरोपीय संघ कुछ दिन पहले अमेरिका का विरोध कर रहा था। और अब अमेरिका चाहता है कि यूरोप उनका साथ दे, और साथ इसलिए दे क्योंकि वो इजराइल के आक्रमण में अपनी मदद करना चाहते हैं, इजराइल की नाक में नाक घुसाना चाहते हैं इसलिए, और इसीलिए स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया है। एक और आपके सामने हेडलाइन है, यूएस एयरक्राफ्ट लीव स्पेन आफ्टर गवर्नमेंट सेज बेस कैन नॉट बी यूज फॉर ईरान अटैक्स। ये रॉयटर्स के हवाले से ये एक और खबर का पहला हिस्सा ये था कि स्पेन ने मना कर दिया। खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि अमेरिका को अपने जहाज लेकर के भागने पड़े स्पेन से, और स्पेन ने अमेरिकियों को जगह नहीं दी, अमेरिकी जहाज़ों को वहां रुकने की, अपना हवाई पट्टी इस्तेमाल करने की जगह प्रज्ञा जी नहीं दी। और इससे पहले आप ये देखिए, इससे पहले जो बात मैं कह रहा था, इससे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा कि एयरबेस आप हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राफ की तरफ से ये कहा गया, और रॉयटर्स ने इस बात को छापा प्रज्ञा जी। यही बात मैं अभी आपको बतला रहा था। अल जजीरा ने भी यही बात कही। और इससे पहले क्या था कि जिस बेस को, ब्रिटिश के बेस को ये लोग इस्तेमाल करने वाले थे, और साइप्रस नाम का ये बेस था, और ये बेस प्रज्ञा जी आप देखेंगे तो बिल्कुल इजराइल के जस्ट बगल में था। ये बेस कल जो साइप्रस नाम का बेस था, वो बेस इजराइल के जस्ट बगल में था। ये इजराइल है और इसके बगल में ये बेस है, तो यहां से ज्यादा आसान रहता। लेकिन यहां पर ब्रिटेन ने भी कल मना कर दिया था कि हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और उसके बाद ब्रिटेन ने ये कहा कि चलो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने देंगे, दूसरी सुविधाओं के लिए, बमबारी के लिए नहीं इस्तेमाल करने देंगे। उसके बाद ट्रंप ने ये कहा था कि हमारे रिश्ते ब्रिटेन के साथ अब पहले जैसे नहीं रहे। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मददगार नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, सोचा नहीं था कि ब्रिटेन से ऐसा देखने को मिलेगा। यह दुखद है कि हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ये ट्रंप को कल बोलना पड़ गया था कि हमारे रिश्ते इनके साथ जो है वो खराब हो गए। और उसके बाद स्टारमर ने प्रज्ञा जी ये बात कही थी। ये फ्रांस 24 के हवाले से खबर है प्रज्ञा जी। उसके बाद उन्होंने, स्टारमर ने इस बात को कहा कि ड्यूटी टू जज व्हाट इज इन ब्रिटेन्स नेशनल इंटरेस्ट, स्टारमर डिफेंस यूके पोजीशन ऑनर। ये यहां पर ये कह रहे हैं हमारी ड्यूटी है जज करने की, देखने की, सुनने की, समझने की कि ब्रिटेन के पक्ष में, ब्रिटेन के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, क्या सही है। ये स्टारमर ने उसके बाद बयान दिया और ये कहा कि यूके की पोजीशन हम डिफेंड करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। अब आप इसको ये समझे कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे या चीजें पहले जैसी नहीं रही, वो आपका नजरिया हो सकता है, ये कहा गया। अच्छा प्रज्ञा जी, एक चीज और यहां पर है कि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के जितने बेसेस थे, 9 बेसेस थे मुस्लिम कंट्रीज में, जिसको खाड़ी के देश कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कहते हैं, उन देशों में जो बेसेस थे उन बेसेस को तबाह कर दिया है ईरान ने। अब ईरान ने उन बेसेस को तबाह कर दिया है, तो अमेरिका अब अगल बगल के जो इंग्लिश देश हैं उनके बेसेस पर पनाह मांग रहा है, उनके हवाई अड्डों को, उनके एयरबेसों को इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा है कि हम भाई अपना जहाज तुम्हारे एयरबेस पर टिकाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश देश हैं वो अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति खुले तौर पर नहीं दे रहे हैं, कुछ आंशिक तौर पर दे रहे हैं। आज स्पेन से ये खबर आई कि स्पेन ने कहा कि हम आपको दे ही नहीं सकते, और इतने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को अपने जहाज लेकर जर्मनी की तरफ भागना पड़ा। जब एयर फ्लाइट डेटा में देखा गया कि जहाज क्या वाकई उड़े हैं, तो उड़ते हुए उनको पाया गया, देखा गया, वो जर्मनी की तरफ जाते हुए दिखलाई दिए। अच्छा, स्पेन के साथ अमेरिका के रिश्ते शुरुआती दौर में बड़ी दुश्मनी वाले थे प्रज्ञा जी। जब शुरुआती दौर था, इवन 80 का दशक था, उस दौर में
और उसके बाद इनके रिश्ते जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होते हैं, पैसा कौड़ी को लेकर थोड़ा थोड़ा ठीक होना, लाइन पर पटरी पर आना शुरू होते हैं। तो आज की स्थिति में क्या है कि उस समय जो है क्या हुआ था कि क्यूबा की आज़ादी वाला मसला था प्रज्ञा जी, उस मसले में इनके रिश्ते खराब हुए थे स्पेन और अमेरिका के। तो अब क्या हुआ है मैं पढ़ करके एक बारगी आपको बतलाता हूँ कि क्या हुआ है। अमेरिका ने स्पेन के संयुक्त सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन स्पेन ने साफ इनकार कर दिया। स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि स्पेन सरकार यानी प्रधानमंत्री वहाँ के जो पेड्रो सांचेज और विदेश मंत्री जोसे मैनुअल एल्बारेस के बयानों के अनुसार इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का वो लोग उल्लंघन मानते हैं। कहते हैं अगर हमने ईरान पर हमला करने के लिए आपको अपना एयरबेस दिया तो ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। स्पेन ने हमले की निंदा की, ये कहा कि ईरान के ऊपर जो आप हमला कर रहे हैं ये सही नहीं है, और कहा कि उनके बेस किसी भी ऐसे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे जो द्विपक्षीय समझौते या यूएन नियमों से बाहर हों। और इसके बाद जो है मिलिट्री बेस जिनकी चर्चा है, कौन कौन सा मिलिट्री बेस ये इस्तेमाल करने वाले थे। एक मोरान एयर बेस है दक्षिणी स्पेन में, मुख्य रूप से एयर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है रोता नौसैनिक अड्डा है, ये भी दक्षिणी स्पेन में है, अभी जिसको हमने आपको दिखाया है। यहाँ अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेट होता है ये नौसेना और एयर सपोर्ट दोनों के लिए। इन दोनों बेस में से कम 15 अमेरिकी विमान, ज़्यादातर KC-135 टैंकर जैसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से हटाए जा चुके हैं, और जर्मनी रामस्टीन एयरबेस या फ्रांस की ओर ये जहाज़ जा रहे हैं, क्योंकि स्पेन ने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फ्लाइट रडार डेटा से इसकी पुष्टि हुई। स्पेन ने अमेरिका की जो मांग है वो पूरी तरीके से मना कर दिया, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये घटना जो है नाटो में विभाजन को दिखाती है। यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने अलग अलग स्तर पर सपोर्ट किया, लेकिन स्पेन ने सख्ती से इनकार कर दिया। तो अब यह है कि जब नाटो देशों का साथ प्रज्ञा जी अमेरिका नहीं देता है, वो कहता है ग्रीनलैंड छीन लेंगे, फलाना ले लेंगे, हम ले लेंगे, तो अब ये बाकी के जो यूरोपियन देश हैं वो भी अब ये सोच समझ रहे हैं कि नाटो में इनके साथ रहा जाए या ना रहा जाए, या स्वतंत्र तौर पर अपनी राय को रखा जाए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ये एक पक्ष ईरान की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में से दूसरी कंट्री ये है जिसने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है, ईरान के ऊपर बमबारी करने के लिए अपना एयर सपोर्ट, एयर स्ट्रिप या आप कहिए एयर बेस देने से मना कर दिया है। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, और वो ये है कि चाइना और रूस भी अब इस युद्ध में कूद गए हैं और उन्होंने ईरान का साथ देने का डिक्लेरेशन कर दिया है। और अब ये बात सामने आई है कि अब चाइना और रशिया ईरान का साथ देंगे। अगर चाइना और रशिया, ये दो ताकतवर देश, ये दो बड़ी ताकतें अगर ईरान की संप्रभुता बचाने के लिए उसके साथ खड़ी हो गई तो क्या कुछ होगा, समझेंगे भरत जी से। भरत जी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी खबर आई है। प्रज्ञा जी, बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है, तमाम सारी वेबसाइट्स ये छाप रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात को छाप रहा है कि चाइना डिक्लेयर सपोर्ट फॉर ईरान डिफेंडिंग इट्स सोवरेनिटी लेसेस ऑफ यूएस एंड इजराइल, यानी कि ईरान के पक्ष में, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ईरान के पक्ष में चाइना ने सपोर्ट करने की ठान ली है और सपोर्ट करने का डिक्लेरेशन कर दिया है कि हम इनके सपोर्ट में हैं। अभी तक ये था कि चीन सपोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा, चीन खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है, चीन खुलकर नहीं आ रहा, लेकिन चीन ने पहली बार प्रज्ञा जी खुल करके इस बात को कहा है कि हम ईरान के साथ थे हैं और खड़े रहेंगे। और इससे आगे बात को बल और तब मिल गया, तब और ज़्यादा लोगों के कान खड़े हो गए जब ब्लूमबर्ग ने एक और बड़ी रिपोर्ट छापी प्रज्ञा जी। और ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट छापी, आपके सामने है प्रज्ञा जी। ब्लूमबर्ग ने ये छापा कि चाइना शोइंग
few signs it will directly supply arms to ईरान। यानी चाइना कुछ उसको ऐसा साइंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं जिससे ये डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि चाइना आर्म सप्लाई कर रहा है, आर्म्स दे रहा है, हथियार दे रहा है ईरान को। और अगर ईरान को बैकडोर सपोर्ट ही चीन का है और रूस का है प्रज्ञा जी, तो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल दोनों की हिम्मत नहीं हो सकती है या दोनों की हैसियत नहीं हो सकती है कि ईरान को डिफीट कर दे या ईरान को हरा दे या ईरान को घुटनों पर ले आए। क्योंकि चाइना अमेरिका से कंपटीशन करता है, चाइना खुद दुनिया का दादा बनना चाहता है। दूसरी तरफ रूस है, वो भी महाशक्ति है इस वर्ल्ड की और वो भी दुनिया का दादा बनने की फिराक में है। अमेरिका के मनाए नहीं मान रहा है रूस, और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका आज तक नहीं मना पाया रूस को। रूस के पास परमाणु शक्ति है, लेकिन एक बार भी अमेरिका रूस से वैसा व्यवहार नहीं कर पाता है जैसा व्यवहार वो ईरान के साथ कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है, रूस और चाइना दोनों अगर आकर के खड़े हो जाते हैं ईरान के पक्ष में, ईरान के सपोर्ट में और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका दोनों ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो ईरान के साथ वैसा सुलूक कर सकें जैसा सुलूक आज कर रहे हैं। लेकिन जब बैकडोर सपोर्ट की बातें हैं, केवल जब ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट छाप रहा है कि डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, चाइना डायरेक्टली आर्म सप्लाई कर रहा है इजराइल को, उस समय भी ईरान अमेरिका के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है। जबकि चाइना ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम डायरेक्टली आर्म्स आपको सप्लाई कर रहे हैं, आर्म्स के जरिए हम आपको मदद कर रहे हैं। इससे पहले प्रज्ञा जी, इससे पहले जब 12 दिन का युद्ध चला था, तो उस दौरान रूस की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि हम आपको परमाणु से भी मदद कर सकते हैं, हम आपको बड़े हथियारों से भी मदद कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और वहाँ का तमाम सारा विपक्ष इस बात को कह रहा था कि ईरान की मदद की जानी चाहिए, और अगर ईरान को अगर परमाणु शक्ति की आवश्यकता है तो उससे भी मदद की जानी चाहिए। क्योंकि अमेरिका जिस चीज़ के लिए रोकता है किसी भी देश को, रूस उस चीज़ को करता है। क्योंकि रूस को ये बात दिखानी है कि वो अमेरिका का गुलाम नहीं है, अमेरिका के कहने पर नहीं चलता है, अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है, अमेरिका को सलाम ठोकने वाला देश नहीं है। इसलिए रूस वो करेगा जो रूस का मन होगा, और अगर ये बातें और बिगड़ती हैं तो रूस वो करके दिखा सकता है जो रूस का मन है। क्योंकि रूस का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के बस की बात नहीं है। अमेरिका के अलावा अगर कोई और देश इस तरीके से कहता कि युद्ध रोकिए तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन अमेरिका ने रूस से कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकिए, लेकिन रूस ने युद्ध आज की तारीख तक नहीं रोका है। दूसरा और अखबार है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है, क्योंकि इस युद्ध मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध चल रहा है प्रज्ञा जी, उसके बीच में एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा अपने दर्शकों से भी। हम आपको वही बात बताएंगे, वही चीज़ दिखलाएंगे जो चीज़ें पुष्ट होंगी, जो चीज़ें चल रही होंगी या फिर अपुष्ट भी होंगी, तो विदेशी मीडिया में, बड़े रेपुटेटेड मीडिया में वो खबर आकर छपी होगी। भारतीय मीडिया में या हिंदी अखबारों में कुछ भी अलंतरानी लिखी होगी, उसको उल्टा चश्मा यूसी नहीं दिखाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक जिम्मेदारी है, ऑथेंटिसिटी आज तक बनी हुई है, ऐसा हम मानते हैं, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सौजन्य से हम आपको चीज़ें बतला रहे हैं, इकट्ठा करके आपको सही सूचनाएं पहुंचा रहे। तो ये आप देखेंगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चाइना कंडेम्स यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान, ये भी चाइना ने यहाँ पर जो है कंडेम कर रहा है, और ये कह रहा है कि जो है सीट पर बैठकर जो है डायलॉग के जरिए मसला हल करिए। यहाँ पर कंडेम कर रहा है, भत्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है। दूसरी तरफ रसिया कह रहा है कि रसिया भी कंडेम कर रहा है कि ये जो डेडली स्ट्राइक्स हो रही हैं ईरान के ऊपर, इसको बंद किया जाए और आगे जो है बैठ करके स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ आगे की देखी जाएँ, तलाशी जाए। ये रूस की तरफ से भी ये बात कही गई है। पहली बार है रूस और चाइना खुल करके सामने आने लगे हैं, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं कि चीन हथियारों के जरिए भी सपोर्ट कर रहा है ईरान को। और दूसरी तरफ बड़ा अपडेट ये निकल करके आ रहा है टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से प्रज्ञा जी, वो ये है कि यूएस ने अब पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी 55-56 देशों में जहां जहां भी उनके नागरिक रह रहे हैं, उन सब को अर्जेंटली पूरा मिडिल ईस्ट खाली करने के लिए कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में आप कहीं भी रह रहे हो, मिडिल ईस्ट को खाली
करिए, इंक्लूडिंग इजराइल, यानी इजराइल में भी अगर अमेरिकी नागरिक रह रहे हैं तो वहाँ भी इजराइल को भी खाली करके निकल जाइए। ये अमेरिका ने बड़ी चेतावनी जारी की है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि युद्ध और विध्वंसक रूप ले सकता है। इसके आगे आज की रात और ख़तरनाक और भारी होने वाली है मिडिल ईस्ट के भीतर, और इस तरीके की चेतावनियां लोगों को डरा रही हैं कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ अभी की खबर जब हम बात कर रहे हैं उससे 5 मिनट पहले की खबर यह है कि दोबारा से रॉकेट जो है अटैक ईरान ने कर दिया है। लेबनान टारगेट इजराइल, लेबनान और ईरान, ये सब जो है इजराइल के ऊपर टारगेट कर चुके हैं दोबारा से। अभी दिन में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब दोबारा से बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स शुरू हो गई हैं, और दूसरी तरफ जो है आईडीएफ भी तेहरान और बेरूत के ऊपर हमले कर रहा है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल यहाँ पर अभी तुरंत की ये खबर है, अभी ये लिखता हुआ दिखलाई दे रहा है, अभी इसकी हेडलाइन आपके सामने है। दूसरी तरफ ये है कि नेतन्याहू के, ये भारतीय अखबार है जिसको हम आपको दिखला रहे हैं कि नेतन्याहू के उतावले पन ने ट्रंप को जंग में झोंका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुद खोली ईरान पर हमले की पोल। ऐसी तमाम सारी रिपोर्ट्स भारतीय मीडिया में भी चल रही है जिसकी झलक हम आपको दिखलाते चल रहे हैं। एक और आशंका भारतीय मीडिया में यह है कि खामनेई की हत्या पर भड़के रूस और चीन, क्या इजराइल ईरान युद्ध में कूदेंगी दो महाशक्तियां? तो उसका जवाब हमने आपको दिया प्रज्ञा जी इससे पहले कि चाइना और रूस दोनों इस बात को कह चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये साइन मिल रहे हैं कि सप्लाई आर्म्स के दिन चाइना की तरफ से होने शुरू हो गए हैं। अब अगर ये एक तस्वीर प्रज्ञा जी, बड़ी छोटी सी तस्वीर है, अगर इसको आप बना करके देखिए कि एक तरफ दो महाशक्तियां, पहले ही ईरान इतना मजबूत है कि अमेरिका के नाको चने चबा रहा है अमेरिका ईरान से, और अगर ये दो महाशक्तियां आकर के सपोर्ट कर देती हैं, फाइनेंशियली कर देती हैं या हथियारों के जरिए कर देती हैं, तो फिर क्योंकि चाइना पर भी रूस पर भी कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने, तो रूस को कोई बहुत ज़्यादा खोने का डर नहीं है कि अगर हम ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, ईरान को हथियारों के जरिए मदद करेंगे या परमाणु के जरिए मदद करेंगे या दूसरी किसी भी जरिए मदद करेंगे तो अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध ला देगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा। क्योंकि रूस अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इतना पावरफुल है कि अमेरिका को झुकाने की वो ताकत रखता है, और अमेरिका को रिप्लेस करने की रिप्लेस करके महाशक्ति बनने की दौड़ में शामिल है रूस, और दूसरी तरफ चीन भी महाशक्ति बनने की रूस में दौड़ में शामिल है, वो भी चाहता है कि हम महाशक्ति बने। तो रूस तो बिल्कुल क्लियर कट ये दिखलाई देता है कि वो अमेरिका के किसी प्रतिबंध से डरने वाला नहीं है, और इसलिए वो ईरान की खुलकर मदद कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर स्थितियां और बिगड़ी तो रूस बिल्कुल पक्ष में आकर खड़ा हो सकता है। और रूस अगर ईरान के पक्ष में आकर खड़ा हो गया प्रज्ञा जी, तो इसके मायने भी हैं, इसके फायदे भी हैं। रूस को इसका फायदा है प्रज्ञा जी, वो रूस को इसका फायदा इस तरीके से है कि दुनिया के मंच पर रूस को बड़ा मंच मिलेगा, और इस मंच पर वो दुनिया को ये दिखलाएगा कि अमेरिका ही सब कुछ नहीं है, अमेरिका ही दुनिया का दादा नहीं है कि जिसको चाहेगा उसको पीटेगा, जिसको चाहेगा मारेगा, जिसको चाहेगा निस्तु नाबूद करेगा। अब दूसरी तरफ से खड़े हो गए हैं हम हैं दूसरे दादा। अब आओ, अब तुमको हम ठोकते हैं, हम बताते हैं, अब आओ, हमारा हाथ, भैया का हाथ जो है वो सिर पर है अब। तो ये वाली सिचुएशन भी रूस के लिए बनती है, और इसका फ़ायदा रूस उठा सकता है, क्योंकि ये मौका हो सकता है रूस के लिए दुनिया को ये बतलाने का कि वी आर दी महाशक्ति। अमेरिका अकेली महाशक्ति नहीं है, हम भी हैं, हम भी स्टेज पर हैं, और हमारी तरफ भी दुनिया देखे कि, और चीन के पास भी ये मौका हो सकता है ये बतलाने का कि ऐसा नहीं है कि आप जहां जाएंगे वहां मारेंगे, पीटेंगे, हमला करेंगे। हम हैं, हम भी हैं, हम खड़े हैं, और हम जिधर खड़े हो गए, जिधर हम खड़े हो जाते हैं उधर मसले बड़े हो जाते हैं। तो हम खड़े हो गए हैं ईरान की तरफ। तो ये दोनों महाशक्तियों को बतलाने का समय है, अपनी ताकत दिखलाने का समय है। ईरान के साथ अगर ये खड़े हो जाते हैं तो ये मालूम चल जाएगा, और अगर युद्ध रुक जाता है ईरान के साथ खड़े होते ही, तो दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो सकता है, दुनिया में एक नए तरीके का संदेश जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो चाहेंगे वो करेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से बहुत बड़ी
खबर निकल करके आ रही है। ईरान ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है और यह हमला बहुत भयानक है क्योंकि ईरान ने कतर के अल उबैद में स्थित अमेरिका का सबसे एडवांस्ड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिफेंस रडार सिस्टम को ही उड़ा दिया है। ये जो डिफेंस रडार सिस्टम था ये पूरे मिडिल ईस्ट की जानकारी अमेरिका को देता था, यानी कि ये यूएसए की आंख था जो पूरे मिडिल ईस्ट को मॉनिटर करता था और अब वो आंख ही ईरान ने फोड़ डाली है। क्या कुछ रहा, भरत जी से बात करेंगे, सारी जानकारियों को समझेंगे और जानेंगे कि ये हुआ कैसे। भरत जी प्रज्ञा जी, ग्लोबल टाइम्स ने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा है और बड़ी जगह दी है क्योंकि ये जो सिस्टम था आईआरजीसी ने इसको, यानी ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, यानी आईआरजीसी जो ईरान की आर्मी है, उसने इस बात को कंफर्म किया, उसने इस बात को बताया है कि इनका जो रडार सिस्टम था यूएस का, वो $1 बिलियन का रडार सिस्टम जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज तक कवर करता था। 5000 किलोमीटर तक में प्रज्ञा जी अगर कोई मिसाइल उड़ती थी तो ये रडार सिस्टम बता देता था। ये दूसरा अखबार है जो कहता है, जो इस बात को कहता है कि मिसाइल यूएस बेस इन बहरीन हिटिंग रडार सिस्टम, ये ईरानियन ड्रोन ने मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है और उससे इनके रडार सिस्टम को उड़ा दिया है। और एक और अखबार defensemirror.com है, वो भी इस बात को कहता है कि आईआरजीसी क्लेम्स डिस्ट्रक्शंस ऑफ यूएस ANAFPS 132 रडार इन कतर। ये रडार का नाम है प्रज्ञा जी ANFPS 132 रडार इन कतर, जिसको निस्तनाबूद कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और ये आपके सामने वो रडार जिसको ध्वस्त किया है ईरान ने, यानी कि ये रडार का ध्वस्त होना सिर्फ रडार का ध्वस्त होना नहीं है, अमेरिका की आंख फोड़ दी गई है। ये रडार जो बेस था, ये रडार अल उबैद एयरबेस है कतर में, वहां पर यह बेस था और ईरान ने जो हमले किए, कई सारी मिसाइल्स के साथ हमले किए और एक हमले में इस रडार को धुआं कर दिया है। 5000 किलोमीटर तक की ये रडार देख सकता था प्रज्ञा जी, सुन सकता था ये रडार आसमान में उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन, किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट या कोई भी ऐसी चीज जो घातक हो सकती थी, जिसमें बारूद लगा हो सकता है, उस चीज़ को ये पकड़ लेता था और बता देता था कि 5000 किलोमीटर की रेंज में कोई चीज़ उड़ी है, कोई चीज़ आसमान में आई है, ये रडार पकड़ लेता था और बता देता था। मिडिल ईस्ट के भीतर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये रडार अमेरिका का कान था, आंख था और इस आंख को ईरान ने फोड़ दिया है। ये वो रडार है और ये रडार फूटने से पहले कैसा था आपके सामने है, ये फूटने के बाद कैसा है वो आपके सामने है। फूटने से पहले ऐसा और मिसाइल लगने के बाद ऐसा। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं, इन दो तस्वीरों में आप देखिए कि ये रडार पहले कैसा था, अब कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसा है, पहले कैसा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये रडार स्थित है कतर के अल उबैद एयरबेस के ऊपर और यहां पर यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है ईरान को। और ईरान ने इसीलिए प्रज्ञा जी ये बार बार ये बात कही जा रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी वेबसाइट से बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर हैरान है कि इजराइल के ऊपर ईरान इतना भयंकर हमले और बाकी जो मुल्क हैं उनके ऊपर ईरान इतने भयंकर हमले कर रहा है और वो सारी मिसाइल्स गिर रही हैं, ड्रोन जमीन पर गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स पर गिर रहे हैं, हताहत हो रहे हैं लोग, तो इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ईरान ने पहले से ही बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले किए प्रज्ञा जी। और अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले के साथ साथ उन रडार्स को, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ा फोड़ा जहां से ये ईरान की चीजों पर नजर रख रहे थे। आंख फोड़ी, पहले अंधा किया दुश्मन को और उसके बाद अब मिसाइल्स मार रहे हैं। प्रज्ञा जी, कतर में जिस जगह पर ये रडार सिस्टम लगा हुआ था उसको भी समझना एक बार की जरूरी है, दर्शक उसको देखें कि ये ईरान है, ईरान से यहां पर मिसाइलें मारी गई थी अभी, और मिसाइलें मारने के बाद ये जो रडार सिस्टम जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इस कतर, इस इलाके में, यहां पर समंदर के आसपास, ये सफेद का इलाका है, समंदर है, और यहां पर वो रडार सिस्टम इस जगह पर था और यहां पर उसको ध्वस्त किया गया है। यानी ईरान ने यहां से मिसाइल मारकर इस जगह कतर के इस इलाके में जो इनका रडार सिस्टम था उसको ध्वस्त किया है। और बाकी इन इलाकों में भी, चाहे कतर हो, चाहे ये आपका
ये बहरीन हो, चाहे बहरीन के अलावा यहाँ पर आपका कुवैत हो, इन सब जगहों पर भी यूएस के जो बेसेस हैं उन सबको भी ईरान ने ध्वस्त किया है। एक चीज, एक सेकंड लूंगा प्रज्ञा जी, इससे पहले अभी कहा जा रहा था कि ईरान पगला गया है क्या, कि चारों तरफ मिसाइल मार रहा, जहां देखो वहीं मार दे रहा, कहीं कतर पे मार दे रहा, कहीं कुवैत पे मार दे रहा, कहीं यूएई पर मार दे रहा, कहीं दुबई पर मार दे रहा, कहीं सऊदी पर मार दे रहा, चारों तरफ एकदम मिसाइल की बौछार किए हुए चारों तरफ क्यों मार रहा है? उसका जवाब अब लोगों को मिल रहा है। चारों तरफ इसलिए क्योंकि चारों तरफ यानी 9 देशों में बेसेस थे, अमेरिकी बेसेस, जहां से एयर डिफेंस सिस्टम, रडार फडार ये सब था, उन सबको ध्वस्त कर रहा था ईरान पहले, और उसकी तस्वीर आई है। एक और वेबसाइट ने प्रज्ञा जी यहां पर ये छापा है, ईरान क्लेम्स वही चीज कि ANFS 132 रडार इन कुवैत यूज्ड फॉर यूएस मिसाइल वार्निंग, यानी मिसाइल की वार्निंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसको यहाँ पर तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। और भी तमाम सारे लोग इस बात को लिख रहे हैं, ताकि ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पुष्टि होती रहे, मालूम चलता रहे। दिस इज अ लार्जर अमेरिकन रडार इन द गल्फ फॉर अर्ली वार्निंग विद अ रेंज ऑफ 5,000 kilometer and its price is $1 billion and $100 billion, $100 million. It was a monitoring the entire Middle East and it was a bombed, यानी इसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये जानकारी हमने पुख्ता भी की प्रज्ञा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी खबर है और सिर्फ वायरल खबर हो और फर्जी खबर हो। इसकी जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने सर्च ग्रुप का जो सर्च इंजन है उस पर हमने इस बात को कंफर्म करने के लिए जब डाला, और जब इनसे पूछा कि क्या ये बात सच है, तो ग्रुप ने ये बात बताया कि ईरानियन IRGC claimed yes, they destroyed the US ANFPS 132 early warning radar in Qatar exactly at a described 1 billion 5,000 kilometer range for a ballistic missile monitoring the region, यानी पूरे रीजन को ये मॉनिटर कर रहा था। कतर confirm the site was targeted by the drone retaliatory attack on AI Al Ubaid base with 2 missiles impacting nearby and shrapnel injuries reported. No full US Qatar confirmation of total destruction yet. The image matches photos circulating of alleged damage. अब इसके बाद प्रज्ञा जी बात ये आती है, इसके बाद अब बात ये आती है कि क्यों ईरान की मिसाइलों, ईरान के ड्रोन्स और ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ना इजराइल रोक पा रहा है, ना अमेरिका रोक पा रहा है, ना कतर रोक पा रहा, ना कुवैत रोक पा रहा, ना सऊदी रोक पा रहा, ना दुबई रोक पा रहा, ना यूएई रोक पा रहा, कोई नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि ईरान ने हर जगह पर, जैसे यहाँ सबसे बड़ा अमेरिका का रडार ध्वस्त किया है, वैसे ही बाकी जगहों पर भी कई सारे रडार्स पर हमला किया है। और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज भी अब इस बात पर चिंतित हैं और सवाल उठा रही हैं कि ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर उठ रहे हैं सवाल। ये इसलिए लिख रहे हैं कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ईरान के जवाबी हमलों को झेल ही नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है प्रज्ञा जी, जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, जो शिप्स हैं, उनके ऊपर भी ईरान हमले कर रहा है और उनके ऊपर मिसाइल चला रहा है। और ये कहता है अमेरिका कि कुछ ध्वस्त नहीं हुआ, कुछ भी टूटा नहीं, हमारे ज़्यादा सैनिक मरे नहीं, हम इस युद्ध को ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दिखलाई दे रहा है कि ईरान पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमले कर रहा है, स्ट्रेटेजिकल हमले कर रहा है, और वहाँ हमले कर रहा है जहाँ जहाँ उसे हमले करने चाहिए, जहाँ जहाँ हमले करने से अमेरिका कमज़ोर होता है। क्योंकि ईरान को एक बात बेहद कायदे से मालूम है, पता है, ईरान को ये बात पता है, अमेरिका हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, हज़ारों किलोमीटर दूर। कोई गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के देशों से लेना देना नहीं है उसका, लेकिन वो यहाँ पर नज़र रख रहा है 2 तरीकों से। पहला सैटेलाइट और दूसरा रडार सिस्टम। सैटेलाइट से ये देखते हैं कि मूवमेंट क्या हो रही है, कौन हिल रहा है, डुल रहा है, इधर उधर हो रहा है। दूसरा रडार सिस्टम से ये पता कर लेते हैं कि कौन सी मिसाइल उड़ी, कौन सा ड्रोन उड़ा, और
उसकी जानकारी हो जाती है कि वो उड़ा और आ रहा है या किधर जा रहा है, वो सब जानकारी हो जाती है। उन रडार सिस्टम्स में से एक सबसे बड़े रडार सिस्टम, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स के रडार सिस्टम को प्रज्ञा जी यहाँ पर ध्वस्त कर दिया है। 5000 किलोमीटर तक की रेंज, जैसे शुरुआत में मैंने बताया, पूरे रीजन का सबसे बड़ा ट्रैकिंग रडार है ये। और एक सेकंड उसको मैं दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। और प्रज्ञा जी, और इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा रडार, और अमेरिका पूरे इलाके पर नज़र रखता है। मिडिल ईस्ट में इसके टूटने के बाद अमेरिका अंधा हो चुका है प्रज्ञा जी, और कतर के अल उबैद एयरबेस, जैसा आपने बताया, वहाँ पर है। अब इसकी थोड़ी खूबियाँ मैं बता देता हूँ, इसकी क्या खूबियाँ थी जो मैंने अभी रिसर्च करके आपसे बात करने के दौरान निकाली है। इसका नाम है दिखाइएगा जरा, इसका नाम है ANFPS 132 ब्लॉक 5 अर्ली वार्निंग रडार, ये इसका नाम है। और एक फिक्स्ड UHF फेज्ड एरे का उपयोग करके बहुत लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष वस्तुओं का पता लगाता है। ये लगातार उन पर नज़र रखता है, जिससे प्रारंभिक प्रक्षेपण चेतावनी, प्रक्षेप वक्र और अभाव की भविष्यवाणियां उत्पन्न होती हैं। THAAD पैट्रियट और खाड़ी क्षेत्र के नवसैनिक वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे स्तरित रक्षा प्रणालियों के संकेत डाटा इससे प्राप्त होते हैं। इसकी जो खूबियां हैं, टेक्निकली जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में मैंने आपको बताया जो इसकी खूबियां हैं। और प्रज्ञा जी, एक बात और कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, बात को विराम दूंगा। ईरान को शुरुआती दिनों से और अब तक बहुत कमज़ोर आंक रहा था अमेरिका, और अमेरिका की ये गलती साबित हुई है ईरान को कमज़ोर आंकना। ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। 700 से ऊपर लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हो गई है, और 100 से ज़्यादा बच्चों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के भीतर मारा है। उनकी जो कब्र खोदी जा रही है, उसकी तस्वीरें, फोटोएं विचलित कर देने वाली हैं, बहुत वायरल हैं, बड़े लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं प्रज्ञा जी, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान जिस तरीके से जवाबी हमले कर रहा है, और जिससे ये मालूम चल रहा है कि ईरान अपने देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को, अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खामनेई की नहीं थी, ये जिम्मेदारी अब ये दिखलाई दे रहा है कि खामनेई के बाद जो पूरी लीडरशिप है, ये पूरी जिम्मेदारी वो लीडरशिप भी उठा रही है, और खामनेई से ज़्यादा आगे बढ़ कर के उठा रही है। अमेरिका के आगे बाकी मुल्कों ने घुटने टेक दिए, लेकिन ईरान अकेला इकलौता ऐसा देश है जो सीना तान करके खड़ा हुआ है, और उसके पीछे रूस और उसके पीछे चीन भी आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये खबरें शुरुआती आ रही हैं कि रूस और चीन ने इस बात को कहा है कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपका पीछे से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ईरान इतना नुकसान कर देगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज लड़ाई का चौथा दिन है, इस वॉर का चौथा दिन है, और चौथे दिन भी ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार।